गुड मॉर्निंग। श्याम महाविद्यालय की बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम सस्य विज्ञान की जो क्लास है वो पढ़ रहे थे, उसका 7वां भाग है, 7वां पार्ट है, 7वीं क्लास है आपकी, वो पढ़ेंगे आज। हम बीज के बारे में बहुत कुछ अब तक पढ़ चुके हैं, 4 से 5 क्लासेज बीज की हो चुकी है। आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कि बीज को कितनी गहराई पर बुआई करनी है और बीज को लगाने का समय क्या है, या फिर इसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बीज की गहराई से। तो बीजों को अलग अलग गहराई पर बोया जाता है ताकि उनको तापमान, वायु, नमी अच्छे से मिल सके। अगर तापमान अच्छे से मिलेगा, वायु अच्छे से मिलेगी और अगर उनमें नमी अच्छी होगी मृदा में, तो क्या होगा कि बीज आसानी से अंकुरित हो जाएगा। बीज है वो श्वसन की क्रिया करता है, इसके लिए उसके वायु की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज है कि बीज में जो भ्रूणपोष होता है, जो उनका खाना होता है, उनको अच्छा नमी चाहिए जिससे कि वो आगे और खाना बन सके, या फिर उस खाने को इस अवस्था में परिवर्तित किया जा सके जिससे भ्रूण है वो वृद्धि कर सके। तो वो नमी मिलेगी, वायु मिलेगी और तापमान बहुत सी चीजों के लिए जरूरी है, जैसे सीड कोट को तोड़ने के लिए जरूरी होता है। और अधिक तापमान होता है तब अधिक वृद्धि करते हैं। ये नहीं कह सकते कि बहुत अधिक तापमान होगा तो बहुत अधिक वृद्धि करेंगे तब पौधे अंकुरित ही नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा तापमान पर, जैसे ज़्यादा तापमान पर क्या है, वृद्धि ज़्यादा होती है। तो ये 2-3 कारक हैं बीज की गहराई के लिए। बीज की गहराई के लिए हमें करना क्या है, सीधी सिंपल सी बातों का ध्यान रखना है कि बीज को जिस गहराई पर बोया जाता है, कौन सी गहराई है वो, जिस पर उसकी अंकुरण क्षमता सबसे ज्यादा हो, बीज को उस गहराई पर बुआई करना, बोना जिस पर उसकी अंकुरण क्षमता सबसे ज्यादा हो, वृद्धि सबसे ज्यादा हो और जिसके कारण फार्मर है, किसान है, वो अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सके। वह गहराई जिस पर बीज सबसे अधिक मात्रा में अंकुरित होते हैं वो उसकी ऑप्टिमम बीज गहराई होगी, बीज गहराई कहलाती है। बीज गहराई के लिए हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बीज गहराई बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, बीज गहराई बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है। तो हम इसमें देखेंगे कि बीज गहराई किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, या फिर बीज की किस गहराई पर हमें बुआई करनी चाहिए, कौन सी कंडीशन होगी, कौन सी मृदा होगी, नमी कितनी होती है, मृदा कौन सी है, उसमें फसल कौन सी है, जो भी इसमें कारक आएंगे तो उसके आधार पर हमें बीज की गहराई करनी है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका रहेगा नमी की मात्रा। नमी की मात्रा पहला पॉइंट है। इसमें क्या रहता है, आपको सीधी सिंपल सी बातों का ध्यान रखना है। नमी की मात्रा क्या होती है कि मृदा के अंदर कितनी प्रतिशत नमी उपस्थित है, इस बात का ध्यान रखना है। मृदा को नमी कितनी चाहिए, बीज को अंकुरित होने के लिए नमी कितनी चाहिए, यह फसल की किस्म पर निर्भर करता है। अब नमी उनको चाहिए होती है जो मृदा में उपस्थित होती है, वो बीज को अंकुरित करने के लिए, जैसे कि बताया कि जल की आवश्यकता होती है भ्रूणपोष को, जो उनके अंदर जो पोष होता है यानी कि भोजन होता है उसको बढ़ाने के लिए, या फिर उस भ्रूणपोष को भ्रूण तक पहुंचाने के लिए जिससे कि वो अंकुरित हो सके, इसके लिए हमें नमी की आवश्यकता होती है। नमी अब अगर ज़्यादा है, अगर नमी ज़्यादा है या तो ज़्यादा होगी या कम होगी। अगर ज़्यादा नमी हो गई तब तो बीज क्या है, ज़्यादा नमी बीज के अंदर चली जाएगी और बीज का सड़न और गलन हो जाएगा, बीज सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, अंकुरित नहीं होंगे। दूसरी चीज़ है कि जैसे नमी कम हो गई, बीज की मात्रा में नमी है वो कम हो गई, मृदा में नमी कम है, तब बीज को अंकुरित कैसे किया जाएगा। तब क्या होगा कि भोजन का जो भ्रूणपोष है, जो बीज का भ्रूणपोष है, यहां पर जो भी आपका भोजन उपस्थित है वहां पर पानी या यूं बोल दीजिए कि नमी कम मात्रा में पहुंचेगी। अब नमी कम मात्रा में पहुंचेगी तो भ्रूणपोष से जो पोष है, भोजन है, वो भी भ्रूण तक नहीं पहुंचेगा और भ्रूण वृद्धि नहीं करेगा। इसका मतलब बीज अंकुरित नहीं होंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि ना तो ज्यादा मात्रा में नमी होनी चाहिए
ना कम मात्रा में नमी होनी चाहिए, यानी कि नमी कितनी होनी चाहिए जितनी मृदा धारिता और मलानी बिंदु, मृदा धारिता और मलानी बिंदु के बीच मृदा धारिता और मलानी बिंदु के बीच की मात्रा लेनी है। अब मृदा धारिता क्या है? मृदा धारिता मिट्टी की वह कैपेसिटी है, वह अवस्था है जिसमें वह अपनी कैपेसिटी का इस्तेमाल करके जितनी ज़्यादा जल धारण कर सकती है, वो मृदा धारिता है, या फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं इसको। यानी कि फील्ड की, उस मृदा की, उस खेत की कितनी कैपेसिटी है पानी को रखने की। दूसरी चीज है मलानी बिंदु। मलानी बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर मृदा में नमी की कमी हो जाती है और जिस पर पौधे को पानी नहीं मिलता है और पौधा सूख जाता है, वह अवस्था विल्टिंग पॉइंट या मलानी बिंदु बोलते हैं इसको। विल्टिंग पॉइंट या मलानी बिंदु होता क्या है कि मृदा में नमी की कमी हो जाती है, नमी की कमी की वजह से पौधे को पानी नहीं मिलेगा, पौधे को पानी नहीं मिलेगा, पौधा सूख जाएगा। ये दो प्रकार के होते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी। इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे अभी। तो यह तो मृदा की कमी का बिंदु हो गया, मृदा में नमी की कमी, और मृदा की जितनी क्षमता है मैक्सिमम उतना पानी, इन दोनों के बीच में नमी होनी चाहिए। वह फसल को अंकुरित करने के लिए, बीज को अंकुरित करने के लिए आवश्यक है। यह था आपका पहला पॉइंट, नमी की मात्रा। दूसरा आता है मृदा की किस्म कौन सी है। क्रॉप, तो फसल कौन सी है, तो सॉरी मृदा की किस्म कौन सी है। सॉइल। देखिए दो प्रकार की मुख्यतः मृदा मान लेते हैं, एक तो चिकनी मृदा क्ले सॉइल और एक बलुई मृदा राजस्थान में पाई जाती है, रेतीली मृदा बोल देते हैं। इनमें क्या होता है, रेतीली मृदा में कणों का आकार बड़ा होता है, जल धारण क्षमता कम होती है, पानी नीचे चला जाता है। दूसरी चीज है क्ले मृदा, वहां पर पानी नीचे नहीं जाता, कणों का आकार बहुत छोटा होता है, कण आपस में चिपक करके रहते हैं और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, इसकी जल धारण क्षमता भी ज्यादा होती है, यानी अपने अंदर जल रखने की कैपेसिटी इसकी ज्यादा होती है। तो अभी हमें बीजों की गहराई को इससे किस प्रकार संबंधित करें। अब देखो बीज के कण हैं, बड़े हैं, यहां पर क्या होगा, सूर्य की किरणें आएंगी, यहां पर सूर्य की किरणें आएंगी, इनके बीच में पानी उपस्थित है, वो वाष्पीकृत हो जाएगा। अब यहां पर पानी कहां पर मिलेगा, यहां पर, यानी नमी कहां पर मिलेगी, इस एरिया में, गहराई पर। और वही क्ले मृदा है, क्ले मृदा में पार्टिकल पास पास होते हैं, पानी के जो कण हैं, सॉरी मृदा के जो कण हैं वो पास पास होते हैं, और इसी कारण इसमें जल भी बहुत अधिक मात्रा में जल धारण होता है, इसमें कार्बनिक पदार्थ होता है जो जल को बांधे हुए रखता है। कण छोटे छोटे हैं, इनके बीच में पानी भी इन कणों पर चिपका हुआ रहता है। तो यहां पर क्या है, वाष्पीकरण तो होगा लेकिन कम होगा, और जो नमी है वो ऊपरी परत में ही होगी। नमी यहां पर है, नमी यहां पर है, तो जहां पर नमी है ना वहीं पर बीज को उगाना है। यहां पर थोड़ी गहराई में है, बलुई मृदा में थोड़ी गहराई में है नमी, तो गहराई में, बलुई मृदा में बीजों को गहराई में बोया जाता है। और जो चिकनी मृदा है या क्ले सॉइल है आपकी, जो चिकनी मृदा है, क्ले सॉइल है, उसमें क्या करना है कि ऊपरी सतह पर बोना है। दूसरी चीज, एक चीज इसमें और आती है कि देखो ये ज्यादा कठोर नहीं होती, इसके कण हैं वो अलग अलग हो सकते हैं आसानी से। जो पौधा अंकुरित होगा उसको ज्यादा कठोर नहीं, परत है जो कठोर नहीं मिलेगी, जो अंकुरित होगा अपने बल द्वारा ऊपर आ सकता है। लेकिन इसमें ना अगर आपने गहराई में बो दिया, यहां पर भी तो नमी है, गहराई में बो दिया, लेकिन यहाँ के परत है वो कठोर होती है, इसी कारण इसका अंकुरण है वो यहीं तक हो पाएगा, मृदा से बाहर है, बीजांकुर मृदा से बाहर नहीं निकल पाएगा। सिंपल सी चीज है। तो बलुई मृदा में और चिकनी मृदा में ध्यान रखना है। बलुई मृदा में क्या बताया है कि नमी की मात्रा है वो
ज़्यादा नीचे की तरफ होती है और चिकनी मृदा में ऊपर की तरफ होती है, सिंपल चीज़ है। और दूसरी बात बताई कि उसमें कठोरता होती है, इसमें कठोरता नहीं होती, इसीलिए इनको ऊपर भी, चिकनी मृदा में बीजों को ऊपर बोया जाता है और बलुई मृदा में बीजों को नीचे की ओर। अगला आपका तीसरा पॉइंट रहता है फसल की किस्म। हाँ, फसल की किस्म या यूं लिख दीजिए क्रॉप्स। तो सीधी सी बात है कि बीज की गहराई बीजों पर भी निर्भर करती है या फसल पर भी निर्भर करती है। यह निर्भर करता है बीज के आकार पर, दूसरी चीज बीज की कठोरता पर कि उसका बीज आवरण कितना कठोर है। एक चीज और रहती है फसल में, अगर उनका कोटिलीडोन बीज पत्र जो बाह्य आवरण है वो बीजों के अंकुरण के साथ ऊपर आता है, जैसे सोयाबीन में होता है, कपास में होता है कि जब बीजांकुर धरती से निकलता है तो उसके ऊपर वो लेयर बनी हुई होती है किसकी, जो बीज आवरण होता है उसकी सॉरी। तो बीज आवरण अगर उनके साथ आएगा तो इस पर ज्यादा बल लगा हुआ है नीचे की तरफ, क्योंकि इसके ऊपर बीज आवरण है, तो इनको एक तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। जिनको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा उनको ऊपरी बुआई कर देते हैं। समझ में आ गई बात? सोयाबीन में ऊपर आता है, कपास में ऊपर आता है, लेकिन इनकी बुआई थोड़ी गहराई में की जाती है, इसके कारण अलग है। सोयाबीन और कपास का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि वो उनके साथ है, वो उनका बीज आवरण है, वो ऊपर आता है, जिसके कारण उन्हें बल अधिक लगाना पड़ता है। अगर उन्हें उनके साथ बीज आवरण न आए तो उनको और गहराई में बोना पड़ेगा। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। तीसरी चीज आती है बीज का आकार क्या है। इसी में बीज का आकार क्या है? बीज के आकार को हम 3 प्रकार से वर्गीकृत कर देते हैं, छोटा, मध्यम और बड़ा। छोटा बीज किसका होता है? तंबाकू का, बरसीम का, रिज्के का। छोटे छोटे बीज होते हैं, बहुत ही छोटे। इनको क्या है, ऊपरी सतह पर, मृदा की जो ऊपरी सतह हैं उन्हीं पर बोया जाता है, ताकि इनको ऊपर से जल्दी से ये जन्म ले ले, जल्दी से ये अंकुरित हो सके। ज्यादा गहराई में बो दिया ये जन्म ही नहीं ले पाएंगे, इतना इनके पास भ्रूणपोष ही नहीं होता है। यानी कि ज्यादा ऊपर आने के लिए, धरती से ज्यादा ऊपर आने के लिए ज्यादा बल चाहिए, ज्यादा बल के ज्यादा भ्रूणपोष चाहिए। बीज छोटा है, भ्रूणपोष कम है, भ्रूणपोष कम है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको ऊपरी बुआई करनी पड़ेगी मृदा में। तो यहां पर 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में इसकी बुआई की जाती है। अब बीज मध्यम आकार का है। मध्यम आकार का किसका होता है? गेहूं है, जौ है, धान है, इनका मध्यम आकार का बीज रहता है। अब मध्यम आकार के बीज के लिए आपको क्या करना है, इनमें मध्यम भ्रूणपोष होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी गहराई रखनी है। या सरसों का बीज भी, सरसों का बीज छोटे में आता है। मध्यम आकार का बीज में गेहूं, जो और आपका धान है या चावल है वो फसलें किस में आती है? मध्यम आकार के 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर वर्षा करनी चाहिए, बुआई करनी चाहिए। आगे आता है बड़ा बीज। बड़ा बीज किसका होता है? मटर का बीज बड़ा होता है, चने का बीज बड़ा होता है, कपास का बीज बड़ा होता है। इन बीजों की पास ज्यादा क्या होता है? भ्रूणपोष होता है। ज्यादा भ्रूणपोष के लिए ज्यादा नमी भी चाहिए, ज्यादा नमी चाहिए तो इनको ज्यादा गहराई में बो दिया जाता है, क्योंकि ऊपर अगर बो दिया तो इनको ज्यादा नमी नहीं मिलती है। अब इनको ज्यादा नमी मिलेगी, ज्यादा भ्रूणपोष है, नमी ज्यादा मिली, नमी ज्यादा मिलने से भ्रूण क्या है, अंकुरित हो जाएगा। अगर कम नमी मिलेगी तो फिर अंकुरित नहीं होते। तो इसलिए इनको 10 से 12 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है। अब जब तक बीजों का अंकुरण नहीं होता या बीजों में अंकुरण होने के बाद जब तक हरी पत्तियां नहीं आती, हरी पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हरी पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब आप एक चीज प्रैक्टिकल तौर पे सोचना, जैसे वीडियो वगैरह में चलता है, आप एक फसल को एक वीडियो की तरह बनाओ कि बीज है, अंकुरित हुआ। अब अंकुरित कैसे हुआ? उसके पास भोजन तो चाहिए। अब फिर उसमें हरी पत्तियां आएगी, हरी पत्तियां आने के बाद तो क्या है, प्रकाश संश्लेषण होना शुरू हो जाएगा, खाना बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब बीज भ्रूण अंकुरित हुआ तब उसके लिए क्या चाहिए? उसको भोजन चाहिए। और वो भोजन कहाँ से मिलता है? बीज से मिलता है।
तो छोटे बीजों में भ्रूण कम होता है, इसीलिए उनको जल्दी से जल्दी अंकुरित होना पड़ता है। जल्दी से जल्दी अंकुरण के लिए हम उन्हें ऊपरी परत में, मध्यम आकार वालों को बीच में, और जो बड़े आकार के हैं उनको 10 से 12 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है। अब इसमें एक चीज़ और रहती है कि अगर आप बीज को बिल्कुल गहरा बो दें तो क्या नुकसान होगा? बिल्कुल गहराई पर बीज अंकुरित नहीं होगा, देरी से अंकुरित होगा। अगर अंकुरित हो जाता है तो उसकी वृद्धि कम होगी, वृद्धि कम होगी और उसका जो तना है वो छोटा रह जाएगा, उसमें जड़ों को पोषण है वो ज़्यादा मिलेगा, तने को कम मिलेगा, जिससे उपज प्रभावित होगी। ये तो है अगर गहरी मृदा में बो दिया जाए तो। अगर ऊपर उथली मृदा में बो दिया जाए तो, ऊपर की सतह पर ही बो दिया जाए तो, ऊपर की सतह पर बोने से एक तो नमी की मात्रा कम मिलेगी क्योंकि वाष्पीकरण हो जाता है। दूसरी चीज आपकी रहती है इसमें दूसरी चीज आती है आपकी इसमें कि आप जितना ऊपर बीज बोते हैं उतना एक तो नमी कम है तो बीज अंकुरित कम होगा। एक अगर पक्षी वगैरह हैं, अगर आपने ऊपर की परत पर बीज डाल दिया, जैसे छिड़काव विधि में बताया था, तो पक्षी चुन सकते हैं उनको। वो बीज हैं, अगर सिंचाई करेंगे तो बुआई करने के बाद अगर आप सिंचाई करेंगे तो उसके साथ एक साथ ही बीज क्या है, पानी के साथ एक जगह पर जाकर के इकट्ठा होने का खतरा बना रहता है। पक्षी चुन सकते हैं, तो उथली मृदा के ये कारण रहते हैं। तो ये तो था आपका बीज की गहराई को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा की नमी ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, मृदा धारिता और मलानी बिंदु के बीच की होनी चाहिए। दूसरा आता है मृदा की किस्म। मृदा की किस्म में कम है तो भी मृदा की किस्म में बलुई और चिकनी मृदा, बलुई में मृदा में गहराई में बोना है, चिकनी मृदा में ऊपरी परत में बोना है। फसल की किस्म बीज के आकार और साथ में बीज पत्र पर निर्भर करती है। अगर बीज पत्र साथ आता है तो ज़्यादा गहराई में नहीं बोना है, क्योंकि बीज पत्र साथ आएगा तो बल ज़्यादा चाहिए होगा बीजांकुर को। बीज का आकार छोटा, मध्यम और बड़ा। अगर छोटा है तो 2 से 3 सेंटीमीटर, मध्यम है तो 5 से 7 और बड़ा है तो 10 से 12 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे इसके बुआई के समय में। बुआई की विधियां हम पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में पढ़ी थी। अभी हम बुआई का समय पढ़ेंगे कि किस समय बुआई करनी चाहिए। टाइम ऑफ शोविंग। तो अब आप सभी जानते हैं कि भारत में मुख्यतः 3 समय पर फसलें बोई जाती हैं, जायद, खरीफ और रबी। जायद वो होती है जो ग्रीष्म ऋतु में, खरीफ वो होती है जो मानसून ऋतु में, और रबी वो होती है जो सर्दी मौसम में उगाई जाती है। इनके अलग अलग समय होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं इनके। वो कारण क्या है, किस समय बीज की बुआई करनी है, ये किस चीज़ पर निर्भर करता है, उन चीज़ों को पढ़ेंगे। बुआई का उनका समय क्या रहता है, कि अगर गेहूं की सर्दी में उगाया जाता है तो क्यों उगाया जाता है, कपास को खरीफ के मौसम में उगाया जाता है तो क्यों उगाया जाता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो कारक प्रभावित करते हैं इसको, उनके बारे में पहले हम बात करेंगे। तो इसमें पहला आता है मृदा ताप। मृदा ताप क्या होता है, यानी कि मृदा का तापमान कितना है, सॉइल का टेम्परेचर क्या है, वो होता है मृदा ताप। अब मृदा ताप अगर वो है तो मृदा ताप बीजों को अंकुरण में किस प्रकार सहायता करता है। एक तो उनके बीज आवरण को की कठोरता को नष्ट करने का काम करता है, और मृदा का तापमान उन्हें जल्दी अंकुरित करने के लिए प्रेरित करता है। उनकी अभिक्रिया है जो भ्रूण से भ्रूण भ्रूण से जो बीज अंकुरित होता है, भ्रूणपोष से भ्रूण को जो खाना मिलता है, पोष मिलता है, इन सभी की क्रियाओं के लिए तापमान ज़्यादा जरूरी होता है। और कई बार ये होता है कि अधिक तापमान है तो भी बीज अंकुरित नहीं होते, या अंकुरित होते हैं तो बीज अंकुर क्या है, जल जाता है, बीज अंकुर सर्वाइव नहीं कर पाता है, उसमें वाष्पीकरण अधिक हो जाएगा, पानी की कमी आ जाएगी बीज अंकुर में, और पानी की कमी आने से उसकी मृत्यु हो जाती है, मुरझा जाता है, मृत्यु हो जाती है।
और अगर तापमान कम है तो वो अभिक्रिया ही नहीं होगी। जो भ्रूणपोष को भ्रूण देती है, भ्रूण को भ्रूणपोष देती है, यानी कि पोष मिलता है भ्रूण को, जो भ्रूणपोष में जो पोष उपस्थित होता है वो भ्रूण को मिलता है, उससे जो अभिक्रिया होती है वो मिलने के लिए वो अभिक्रियाएं तापमान पर होती है, उनके लिए कुछ ना कुछ तापमान चाहिए होता है। ये अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होता है। जिस प्रकार अगर हम बात करें कपास के लिए या सामान्यतः कोई और फसल के लिए जो खरीफ में उगाई जाती है, उनके लिए जो बीज है वो अंकुरित करने का ऑप्टिमम टेम्परेचर या इष्टतम तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है। ये 30 से 37 पर भी उग सकती है, ये 10 डिग्री सेल्सियस पर भी उग सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन से तापमान पर उगेगी? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर उगती है। अगर हम बात करें गेहूं की या रबी की फसलों की क्रॉप की, तो गेहूं के लिए हमें क्या है? ऑप्टिमम टेम्परेचर, इष्टतम तापमान 16 से 20 डिग्री सेल्सियस अच्छा रहता है इनकी उगाई के लिए। इनको बीज को बीजांकुर में परिवर्तित होने के लिए 16 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अच्छा रहता है। हाँ, अगर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक है तो भी ये अंकुरित हो जाएंगे, 5 से नीचे नहीं होते। और अगर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है तो भी ये अंकुरित हो जाएंगे, लेकिन अगर 30 डिग्री सेल्सियस चला गया तो ये अंकुरित नहीं होंगे, या 100 में से कोई 5 से 7% अंकुरित होंगे। तो हमने देखा है कि टेम्परेचर किस लिए आवश्यक है? टेम्परेचर इसलिए आवश्यक है कि उनके बीज के अंदर जो अभिक्रियाएं होती है या बीज आवरण है उसको तोड़ने के लिए आवश्यक होता है। तो अब जो अभिक्रियाएं चाहिए वो अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग होगी। उनमें भ्रूणपोष कितना है, उनके बीज का आकार क्या है, इन बहुत सी बातों पर निर्भर करती है। उनको नमी ज़्यादा चाहिए, उनको नमी कम चाहिए, उनको कम गहराई में बोया जाएगा, उनको अधिक गहराई में बोया जाएगा। इन सभी बातों पर मृदा के तापमान निर्भर करता है। जैसे कपास में तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है, गेहूं में 16 से 20 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए ये रबी की है और ये खरीफ की फसल है। तो इन चीज़ों से हमें पता लगाना है कि किस समय बुआई करनी है। बुआई का 3 तरीके थे, 3 समय थे, बता ही दिया, खरीफ, जायद और रबी। खरीफ मानसून के समय, जायद गर्मी के समय, जब आप मुख्यतः जो राजस्थान में खरबूज तरबूज इस समय की बुआई होती है वो जायद की है, या टिंडा उगाया जाता है सब्जी की। और लास्ट है जो रबी, जो सर्दी के मौसम में की जाती है, गेहूं और सरसों की बुआई उसी समय में की जाती है। आगे आता है आपका मृदा में नमी। मृदा में नमी समय को किस प्रकार प्रभावित करती है? मृदा में क्या होता है कि हमने अभी जो बीज की गहराई पढ़ा था उसमें देखा था कि म्लानी बिंदु था और मृदा धारिता। इन दोनों के बीच में जब आपका क्या होता है, नमी चाहिए होती है फसल को। इन दोनों के बीच में नमी चाहिए फसल को। अगर इन दोनों के बीच में नमी है फसल में, मृदा में, तो बीज अंकुरित होगा अच्छे से। अगर इनसे कम आ जाए तो पौधा सूख जाएगा और भोज्य पदार्थ पौधे को नहीं मिलेगा, नमी की कमी हो जाएगी। अब हमें यह ध्यान रखना है कि कितना पानी चाहिए। हमें यह बताना है कि मृदा में नमी कितनी चाहिए होती है हमें। तो हमें सीधा सा एक चीज यहाँ से, चलो एक चीज और बता देते हैं कि यहाँ से एक तो म्लानी बिंदु और मृदा धारिता के बीच का चाहिए। हमने मृदा की गहराई बीज की गहराई में भी बात की थी, लेकिन एक चीज यहाँ पर और लिख लेते हैं कि जितना भार है ना बीज का, जितना बीज का भार है उससे 25 से 75%, उसका 25 से 75% तक अगर बीज को पानी मिल जाएगा, बीज के भार का 25 से 75% उसको पानी मिल जाएगा तो बीज अंकुरित होते हैं। तो वो सही समय होता है।
जैसे ये मान करके चले हैं कि गेहूं के मौसम में नमी की थोड़ी अधिक आवश्यकता होती है, कपास या ग्वार के मौसम में थोड़ी नमी कम चाहिए होती है। ग्वार समझ लेंगे, ग्वार समझने में आसानी होगी। ग्वार की जो फसल होती है उसमें क्या होता है कि वो खरीफ की फसल है, उसमें नमी की कम आवश्यकता होती है, और गेहूं के मौसम में ज़्यादा नमी की आवश्यकता होती है क्योंकि जलवायु उतनी है। टेम्परेचर और आर्द्रता निर्भर करती है। आर्द्रता के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मृदा में नमी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बीज का गेहूं का जितना भार है या ग्वार का जितना भार है 25 से 75% के बीच में उनका पानी लेना है। अगर 1 किलोग्राम कोई बीज का भार है तो आपको 250 से 750 मिलीग्राम में पानी आप ले सकते हैं। या फिर यूं कह दीजिए, इसमें यहीं पर 25 से 75% को यूं देख लीजिएगा कि जितना बीज का भार है उसका 25 से 75% पानी उसको मिलना चाहिए, बीज को अवशोषण होना चाहिए। बीज में हो तो कितना ही मृदा में, लेकिन इतना अवशोषण जरूरी है। अगर कम हुआ तो अवशोषण भी कम होगा, ज़्यादा होगा तो अवशोषण भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तो सड़न गलन आएगा, और कम होगा तो बीज भ्रूण को पोष नहीं मिलेगा तो अंकुरित नहीं होगा, भोज्य पदार्थ नहीं मिलेंगे तो अंकुरित नहीं होगा। अच्छा, इसमें आगे की अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट रहता है इसमें आपका वर्षा। अगर शुष्क क्षेत्र है, और शुष्क क्षेत्र है जैसे राजस्थान में, आमतौर पर आप देखते होंगे कि शुष्क क्षेत्रों में राजस्थान के बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, तकरीबन राजस्थान का 60% क्षेत्र ऐसा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फसल बोई जाती है। 70% क्षेत्र ऐसा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फसल बोई जाती है। बाकी 30% क्षेत्र में ही केवल 2 फसलें देखने को मिलती है, 2 समय पर फसलें देखने को मिलती है। ये किसके कारण होता है? ये कारण होता है मानसून, क्योंकि राजस्थान में पर्याप्त सिंचाई के साधन नहीं है। राजस्थान देश का 10.4% भाग घेरता है क्षेत्र के आधार पर, लेकिन सिंचाई के साधनों की बात करें तो बाकी देश के पास तो 99% है, राजस्थान के पास 1% सिंचाई के साधन है। तो राजस्थान तो सारा ही किस पर निर्भर हो गया? वर्षा पर, मानसून पर। अब जब खरीफ की फसलें बोनी है तो मृदा वर्षा है, वो खरीफ की फसल में मानसून का सीजन खरीफ का सीजन बोलते हैं। अब मानसून के सीजन में जब बारिश आती है, अब मानसून के सीजन में जब बारिश आई है तभी उसकी बुआई कर सकते हैं, वरना और तो पानी के सिंचाई के साधन है नहीं। अब अगर मानसून पहले आ गई तो पहले बुआई करनी पड़ेगी, बाद में आई तो बाद में बुआई करनी पड़ेगी, यानी मानसून पर निर्भर करता है। अगर मानसून या वर्षा ज्यादा हो गई तो क्या होगा? फसलें नष्ट हो जाएंगी। या अगर मानसून नहीं हुई तो भी फसलें नष्ट हो जाएंगी। तो अगर मानसून 15 दिन पहले आ गई तो फसल भी 15 दिन पहले बुआई करनी पड़ेगी। मानसून 1 महीने लेट हो गई तो भी 1 महीने बाद क्या है, हमें फसल की बुआई करनी पड़ेगी। यानी खरीफ की फसल जो राजस्थान में बोनी है, शुष्क क्षेत्र में बोनी है, राजस्थान का मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि शुष्क क्षेत्र है, आमतौर पर बात करेंगे शुष्क क्षेत्र की। शुष्क क्षेत्र में अगर फसल बोनी है खरीफ की तो वो 1 से 1.5 महीने तक प्रभावित हो सकती है। तकरीबन 15 दिन तो प्रभावित हो ही जाती है क्योंकि मानसून आगे पीछे होती रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीने के भी उसका बुआई का समय है वो प्रभावित हो सकता है। 1 से 1.5 महीने पहले बुआई करनी पड़ सकती है, 1 से 1.5 महीने बाद में बुआई करनी पड़ सकती है। इसका सीधा का सीधा असर इसकी उपज और उपज पर प्रभाव पड़ता है। कैसे कि अगर थोड़ा सा लेट हो गई बारिश अगर थोड़ा लेट हुई तो बाद के समय में जब फसल वृद्धि कर रही है, तो क्या होगा कि उसको तापमान ज्यादा मिलेगा, तापमान में वो मुरझा सकती है, जल सकती है। इसी कारणों के कारण समय पर बुआई करनी चाहिए। और इसमें अगर हम बात करेंगे अगला पॉइंट, तो प्रदीप्ति काल या इसको बोलते हैं फोटो पीरियड, हिंदी में बोलते हैं परदीप्ति काल। प्रदीप्ति काल, फोटो पीरियड क्या होता है इसको पहले समझ लेंगे। प्रदीप्ति काल होता क्या? जब कोई भी पौधे में फल बनते हैं या फूल बनते हैं, उस समय दिन में सूर्य निकलने का समय कितना है। जैसे सर्दी के मौसम में
7-8 घंटे सूरज निकलता है, और गर्मी के मौसम में 10 से 12 या 12 से ज़्यादा घंटे सूरज निकलता है। तो इनको लॉन्ग डे, शॉर्ट डे इसमें डिवाइड कर लिया जाता है। लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट, ये क्या होता है, जब पौधे में फल और फूल बने, वो उस समय जब फल और फूल बने उस समय सूर्य के प्रकाश की किरणों की आवश्यकता उन फल और फूलों को 10 से 12 घंटे से ज़्यादा होती है। 12 घंटे से ज़्यादा अगर सूरज रहे उस समय फल और फूल बने। फल और फूल का समय है, उपज बुआई का समय नहीं है ये। फल और फूल जब बने तब उनमें सूर्य के प्रकाश की किरणें उनको 12 घंटे तक मिले वो चाहिए होती है, तो उनको तो लॉन्ग डे प्लांट बोल देते हैं। शॉर्ट डे प्लांट, छोटे दिनों के प्लांट किसको बोलते हैं, जिनमें फल और फूल बनते समय सूर्य की किरणें 8 घंटे से कम चाहिए होती है, 8 घंटे से कम चाहिए होती है, उनको शॉर्ट डे प्लांट बोलेंगे। तो 12 घंटे से ज़्यादा अगर फल और फूलों को तापमान चाहिए, 12 घंटे से ज़्यादा फल और फूलों को सूर्य की किरणें चाहिए, 8 घंटे से कम फल और फूलों को उनके सूर्य की किरणें चाहिए, तो ये 2 प्रकार हैं। इनमें 2 प्रकारों को, एक आता है डे न्यूट्रल प्लांट, यानी कि इन प्लांट्स पर असर नहीं पड़ता कि सूर्य के प्रकाश की किरणें उनके फल और फूल बनने के समय कितने घंटे तक रही है। उनमें और चीज़ें निर्भर करती है, डीप में नहीं जाएंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल में किस समय फल और फूल आते हैं? फल और फूल आते हैं सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में मौसम क्या है, वो कम होते होते तकरीबन 9 घंटे एक दिन में या 8 घंटे सूर्य का जो है प्रकाश गिरता है इन पर। यानी कि खरीफ की फसलें किस में आती हैं? ज़्यादातर खरीफ की फसलें लॉन्ग डे प्लांट में, खरीफ की फसलें किस में आएगी? ज़्यादातर शॉर्ट डे प्लांट में, जहां पर फूल बनते समय, खरीफ की फसलों में जब फूल बन रहा है उस समय तापमान प्रकाश की किरणें 8 घंटे या 8 घंटे से कम मिलती हैं, उस समय उसको शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। यानी फूलों को कम सूर्य की किरणों की आवश्यकता होती है, उनको शॉर्ट डे कह देते हैं। खरीफ की फसलों में अक्टूबर नवंबर में होता है फल बनने का सिलसिला। और यहाँ पर रबी की फसलें हैं, तो यूं मान लीजिए कि मार्च का महीना आ जाएगा। मार्च के महीने में तापमान बढ़ने लगता है या सूर्य के प्रकाश की किरणें कम से कम 11 से 12 घंटे तक रहती ही है, जहाँ पर फूलों को मैच्योर होने के लिए, अपना पूरी तरह परिपक्व होना चाहिए, फल बनने के लिए उनको 11 से 12 घंटे कम से कम सूर्य की किरणों की आवश्यकता होती है, उनको लॉन्ग डे प्लांट बोल देते हैं। गेहूं इसका एग्जाम्पल है। तो बाकी इनमें से कुछ लॉन्ग डे में से, कुछ रबी और खरीफ में से डे न्यूट्रल भी होते हैं, यानी कि कुछ रबी की फसल ऐसी है, कुछ खरीफ की फसल ऐसी है जो डे न्यूट्रल भी होते हैं, उन पर ज़्यादा असर इसका नहीं पड़ता। आगे देखते हैं इसमें क्रॉप वैरायटी या फसल। अब फसल का क्या प्रभाव है? फसल किस तरह से, फसल की किस्म किस प्रकार से प्रभावित करती है? अब फसल की अलग अलग किस्में होती हैं, इसमें फसल की अलग अलग किस्में होती है, वो किस प्रकार से प्रभावित करती है? जैसे अलग अलग किस्मों को बोने का, कुछ लेट वैरायटी आपने पढ़ा होगा, लेट शोविंग वैरायटी, अर्ली शोविंग वैरायटी, जल्दी बोने वाली किस्में, लेट समय पर बोने वाली किस्में, समय पर बोई जाने वाली किस्में, अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे एक किस्म आती है गेहूं की, WH331, इसको बुआई के लिए आपको सितंबर अक्टूबर में बुआई कर सकते हैं। अर्ली शोविंग है, सितंबर अक्टूबर में बुआई करेंगे, अक्टूबर के माह में या सितंबर के लास्ट सप्ताह में बुआई करेंगे तो उपज अधिक मिलेगी, और बाद में बुआई करने पर इसकी उपज कम होती जाती है, क्योंकि इनका एक्चुअल में टेम्परेचर और इनको नमी जो चाहिए होती है वो उसी मौसम में अच्छी मिलती है।
अच्छा, दूसरा आता है इसमें, ये गेहूं की वैरायटी है सोनालिका। सोनालिका को दिसंबर महीने तक, 15 दिसंबर तक बोया जा सकता है सोनालिका किस्म को। तो ये क्रॉप जो फसल है उसकी किस्म पर निर्भर करता है। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग अर्ली शोविंग और लेट शोविंग वैरायटीज होती हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग वैरायटी जो किस्में हैं वो अलग अलग समय पर उगती हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी फैक्टर रहते हैं। और फैक्टर क्या रहते हैं? बाई चांस फसल नहीं कटी है पहले की तो बुआई का समय प्रभावित हो जाता है। अगर आप फसल को कई बार ये देखो कि धान की फसल का जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि धान की फसल में नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके लिए बहुत से फार्मर आजकल क्या करते हैं, हरी खाद का प्रयोग करते हैं। डेंचा उगा देते हैं पहले, और डेंचा तकरीबन 1.5 महीना ले लेता है अपने हरी खाद देने की अवस्था आने तक। यानी कि हरी खाद वो अवस्था होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वानस्पतिक वृद्धि हो चुकी है, बीजों का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है। तो इस अवस्था तक आने में क्या हो गया, डेंचा है वो तकरीबन 1.5 माह ले लेता है। और डेंचा सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तकरीबन 60 से 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एक साल में नाइट्रोजन फिक्स कर देता है डेंचा। तो इसके लिए धान की फसल में पहले उगा दिया जाता है डेंचा। क्यों? क्योंकि धान की फसल में नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन के लिए डेंचा उगा दिया। अब वो 1 से 1.5 महीने का समय है ना, वो फसल के उगाई के समय को प्रभावित कर देगा। फसल के उगाई के समय को कैसे प्रभावित कर दिया? अब धान को 1-1.5 महीने पहले भी तो बुआई कर सकते थे आप। तो जो पहले हरी खाद के लिए जो फसलें उगाई जाती है वो भी उनके समय को प्रभावित कर देती है। एक रहता है कि आपकी फील्ड तैयार नहीं हुई है, या पहले की फसल नहीं कटी है, या मृदा सही से तैयार नहीं है, या मृदा को कुछ समय के लिए आप खाली छोड़ना चाहते हो। मृदा में आप जो गहरी जुताई है वो करके 15 से 20 दिन के लिए छोड़ना पड़ता है कई बार, तो वो करना चाहते हो, तो उससे जो बुआई का समय है वो प्रभावित हो जाता है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें बुआई का समय का ध्यान में रखना है। तो ये था आज का लेक्चर। यहाँ पर हमने पढ़ा था बीज की गहराई और बीज के बुआई का समय। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।